हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक 2 का यूनिट नंबर 3। ये ब्लॉक 2 का लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कह सकती हूँ कि एग्जाम में 50% से भी ज़्यादा पार्ट इसका ही आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हो और इसकी जो PDF है वो आपको मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम पर आप जाकर ले सकते हैं। तो फटाफट से फिर स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स तो आई थिंक समझ में आ गई होंगी, जो कि ब्लॉक 1 से और ब्लॉक 2 से थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो विकासात्मक सिद्धांत क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण। हम इसमें एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो ना सबसे पहले तो हम पढ़ने के हवाले हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे का ना विकास किस तरीके से होता है। अलग अलग साइंटिस्ट कह सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कि कैसे एक बच्चा सीखता है अपने पर्यावरण में रहकर। तो उसमें विकास के लिए ना अलग अलग सिद्धांत पढ़ने हैं। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि संज्ञान का मतलब आप दिमाग से जोड़ सकते हो, मस्तिष्क से जोड़ सकते हो। तो संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड। यह मनुष्य के सीखने, ज्ञान अर्जित करने तथा अर्जित ज्ञान को दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया है। यानी कि एक बच्चा या फिर एक मनुष्य कैसे सीखता है, अपने ज्ञान को अपने अंदर समाता है और फिर उस ज्ञान से ना अपनी दुनिया में अपना क्या व्यवहार रखता है, ये पूरी प्रक्रिया ही संज्ञान के अंदर आती है, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर आती है। तो जो एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है हमारे जीन पियाजे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जीवन काल 1896 से 1980 तक रहा था। उन्होंने अपने 3 बच्चों की विकास प्रक्रिया पर गहराई से अध्ययन किया था। इन्होंने पहले अपने ही तीनों बच्चों के विकास को देखा, बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी लिखी है। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं 4 तरीके की, कि एक बच्चे के विकास की 4 तरीके की अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली है संवेदी प्रेरक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। तो संवेदी का मतलब तो आपको नाम से पता लग रहा है। संवेदी किसे कहते हैं? ऑर्गन्स को कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक का जो एज होती है, इसके अंदर बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीखता है, छूकर, सुनकर, है ना, और महसूस करके उसको फील करते हैं, ऐसे बच्चा सीखता है। वस्तु की स्मृति उसे होने लग जाती है, यानी कि वस्तु याद रहने लग जाती है। अगर आप थोड़ी टाइम बाद उसके पास से कोई उसका खिलौना लेके चले जाओगे तो वो उसको ढूंढने के लिए आएगा, है ना, उसको ढूंढने के लिए रोएगा, चिल्लाएगा, उसको वो चीज याद रहने लग जाएगी। सांकेतिक विचार होता है, बच्चा ऐसे आपकी भाषा तुरंत नहीं समझ रहा होता है, हम उसको हंसाने के लिए एक्टिंग करते हैं, है ना। तो देखा ना, छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो तो बच्चा खुश रहता है, तो वो संकेतों से सीखता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें बच्चा 2 से 7 साल तक की एज को लिया गया है। अब बच्चे के अंदर ना भाषा का विकास होता है। आगे हम एक और साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे जो कि नॉम चॉम्स्की है। वो कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का ना भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। तो वही इन्होंने भी कहा है कि भाषा का विकास होता है। तर्क लेकिन कम होता है, बच्चों में ना तर्क लगाना नहीं आता। अगर हम बच्चे को 1-1 रुपए के 5 सिक्के देंगे और 10 रुपए का 1 सिक्का देंगे तो उनको 1-1 रुपए वाले सिक्के ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उनके पास तर्क तो है नहीं कि ज्यादा क्या होता है, कम क्या होता है। जो चीज ज्यादा दिख रही होती है वो उनको ज्यादा लगती है, कम दिख रही होती है वो उनको कम लगती है। यानी कि अभी रीजनिंग नहीं आई उनके अंदर। विद्यालय से पहले की स्थिति होती है, बच्चे में केंद्रिता होती है। केंद्रिता का मतलब, मैंने सपोज किसी बच्चे को पेन दिखाया तो वो पेन की या तो लंबाई देख रहा होगा या उसका कलर ही देख रहा होगा, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं देख सकता। इसको हम कहते हैं केंद्रितता। और अपरिवर्तनीयता, अपरिवर्तनीयता का मतलब होता है अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दी जाए तो बच्चा उसको समझ नहीं सकता है। अब जैसे हमने एक पेपर लिया और उस पेपर से एरोप्लेन बना दिया तो बच्चा दोनों को अलग अलग समझेगा, वो एक चीज नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है संरक्षण। किसी भी चीज के जो आकार होते हैं ना, अभी वो बच्चे को समझ में ठीक से नहीं आते हैं। अब क्या किया, एक गिलास के अंदर वाटर था और एक कटोरी के अंदर वाटर था। क्या हो सकता है कि वो वाटर की क्वांटिटी सेम हो,
लेकिन उस बच्चे को क्या लगेगा, ग्लास में ज्यादा है, वो बड़ा दिख रहा होगा। तो ऐसे आकार से रिलेटेड अभी अब इसके अंदर समझ नहीं होती है। नेक्स्ट है संक्रियात्मक। अब जो बच्चा होता है वो 7 से 12 तक की एज का हो चुका होता है, इसके अंदर संरक्षण आ जाता है, बच्चे को पता है अब उसको उल्लू नहीं बना सकते हो, है ना, तर्क की शक्ति भी आ जाती है, बच्चे बात पे अड़ जाते हैं। इस टाइम के बच्चे ना स्कूल जाने लगते हैं, तो स्कूल जाने की एज है। अब कई बार स्कूल में टीचर्स है ना बच्चे को कुछ सिखाती हैं और घर वाले वो चीज मानते नहीं, तो बच्चे अड़ जाते हैं, नहीं मेरी मैडम ने तो कहा था यही चीज सही है। तो ऐसे बच्चे बात पे अड़ जाते हैं, बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं। मूर्त का मतलब होती है ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती है, तो जो चीजें हमें दिख रही होंगी ना वो उनके ऊपर सोचेंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस एज वाले बच्चों के माइंड में। एंड देन लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, इसको फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। इसके अंदर 12 ईयर से ऊपर के बच्चे होते हैं। यहाँ पे बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। आप देख सकते हो 12+ का बच्चा 9th क्लास में आता है, जब 9th के बाद उनको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं सेल, टिश्यू, जो कि कभी उन्होंने देखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको समझ पाते हैं ना, माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह। तो यहाँ पे बच्चा ऊपर की एज में आ जाता है, कम से कम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं इन एजों में होता है, तो बच्चा वो समझने लग जाता है। नेक्स्ट है अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद के अंदर क्या होता है, बच्चा ना अपने से रिलेटेड चीजों को समझने का प्रयास करता है। वो कई बार ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो सही है, बाकी दुनिया गलत है। बच्चे के अंदर ये अहम केंद्रवाद आ जाता है। काल्पनिक श्रोतागण, यानी कि बच्चा ख्याली पुलाव बहुत पकाता है इस टाइम पे, मैं एक कार में घूमूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारी इमेजिनेशंस होती है बच्चों के अंदर, छोटी मोटी इमेजिनेशंस। आत्म चेतना होती है हर एक काम को करने के लिए कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करके उसके अंदर चेतना होती है। एंड अब आते हैं हम वाइगोस्की। उनकी चारों चीजें समझ में आ गई, चारों पॉइंट्स थे पियाजे के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मैंने बहुत डिटेल स्टडी करके नोट्स बनाए हैं, अगर आप इतना भी लिख कर आते हो ना तो इनफ आपके 4-5 पेज आराम से बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के लिए। लेव वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। अब वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे पियाजे, है ना। वाइगोस्की कहाँ के हैं, तो ये है रूस के, रशिया के। तो इनका जीवन काल 1896 से 1934 तक था। अगर जीवन काल याद ना हो तो कोई इशू नहीं है, बाकी पॉइंट्स याद होने चाहिए, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगा। इन्होंने बच्चे के संबंधियों के साथ सामाजिक संपर्कों को महत्व दिया। अब देखो संज्ञान तो ये भी बात करते हैं, लेकिन संज्ञान के साथ समाज को जोड़ देते हैं, लेकिन पियाजे समाज को इतना महत्व नहीं देते हैं। जो वाइगोस्की है वो कहते हैं बच्चा एक सामाजिक संबंध में बड़ा हुआ है ना, एक परिवेश में बड़ा हुआ है, अपनी फैमिली की तरह उसके अंदर थिंकिंग होगी, अपने आसपास लोगों की तरह वो सीखेगा। इन्होंने बच्चे को सामाजिक संपर्कों में ज्यादा महत्व देते हुए क्या क्या कहा है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे बताया, मतलब ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो व्यक्ति जिसको ज्यादा समझ है, जिसको उस चीज के बारे में पता है, वो अपने से जो कम समझ वाले व्यक्ति है उसको चीज समझा सकता है। अब जरूरी नहीं है ना कि हर पेरेंट्स ही बच्चों को समझाएगा, बड़े भाई बहन भी समझाते हैं और कभी कभी दादा दादी भी समझाते हैं। तो यानी कि जो हमसे समझ में बड़े हैं वो हमें समझाते हैं और फिर हम धीरे धीरे उन चीजों को खुद सीखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, तो इसके लिए हम फटाफट से एक डायग्राम को देखते हैं तो हमें कवर हो जाएगा। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, छोटे क्या हम लोग भी कैसे सीखते हैं, हम कोई भी चीज सीखते हैं उसके लिए पहले हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग तो खुद की होती है, ठीक है। सपोज करो कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बच्चा, वो बच्चा डबल वाली मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको सिंगल वाली मल्टीप्लाई तक तो आता है, अब उसके आगे उसको सॉल्विंग नहीं आ रही है, तो जो उससे ज्यादा समझ वाला व्यक्ति है वो आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो जो उसकी प्रॉब्लम वाली जगह थी वो होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो कोई इसकी हेल्प करता है उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग और हिंदी में कहते हैं इसको मचान या फिर पाड़, ठीक है। तो हेल्प करने को मचान या पाड़ कहते हैं। एक बच्चे खुद की समझ है, बच्चा अटका कहाँ पे है, वो है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और फिर हमारी थोड़ी सी हेल्प, हम पूरा थोड़ा ना कॉपी लेके सॉल्व करके देंगे, हम बता देंगे इसकी बात आप प्लस कर लो ऐसे सॉल्व करके, तो वो बच्चा क्या करेगा, फिर वो अपनी
आगे वाली रीच पे पहुंच जाएगा, अपने मंजिल अपने मकसद पे पहुंच जाएगा। तो पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, फिर प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी हेल्प ली, तो देन हमसे वो चीज सॉल्व हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है हम इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे ब्रूनर के बारे में। अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा? पियाजे के बारे में पढ़ा, वाइगोस्की के बारे में पढ़ा और अब ब्रूनर के बारे में। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और वाइगोस्की कहाँ के थे? रशिया के। और अब ब्रूनर कहाँ के हैं? तो ये है अमेरिकी। ठीक है, इनका जन्म 1915 में हुआ था। इन्होंने वाइगोस्की के विचारों को पश्चिमी विदेशों के बीच पहुंचाया था, यानी कि उनके विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत को मिलाकर एक रूप बनाया, एक अपना सिद्धांत बनाया जो कि इनको मिला के बनाया था। तो अब सिद्धांत क्या है वो फटाफट से देख लेते हैं। तो ब्रूनर का ज्ञान अर्जन अवधारणा इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नेम लिख दिए हैं। इनएक्टिव फेज, सिंबॉलिक फेज और आइकॉनिक फेज। निष्क्रियता, प्रतिनिधित्व, सांकेतिक ज्ञान और दृश्य प्रतिमान। तो निष्क्रियता, इनएक्टिव का मतलब हमेशा जब भी हम कुछ सीखते हैं ना, उसके लिए हमारा ध्यान एक जगह फिक्स होना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप वो काम कभी नहीं सीख पाते हो। तो यानी कि क्या होना चाहिए? हमें एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, हम कुछ चीजें सिंबॉलिक तरीके से भी सीख जाते हैं। सांकेतिक ज्ञान, अब देखो हमें कितनी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट क्या सारी चीजें हमने देखी होती है? हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा है, क्या हमने साइक्लोन को जरूरी है कि देखा ही हो ना? कई राज्यों से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने देखा होता है, कई राज्यों से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं देखा होता। यहाँ तक कि इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने गांव तक नहीं देखे हैं, साइक्लोन तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, हम उनके बारे में जब बताते हैं तो सिंबॉलिक ज्ञान हो गया। जब हम कैसे बताते हैं तो भाषा से बताते हैं, तस्वीर भाषा वगैरह से या हिंट देकर बताते हैं। नेक्स्ट है आइकॉनिक, दृश्य प्रतिमान। सपोज आप कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, या फिर आप राइटिंग करते हो या फिर आप डांसिंग वगैरह कोई भी स्किल सीख रहे हो, तो अब एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि आपको ऐसे बताया जाएगा, अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, है ना? अगर आपको ये स्टेप दिया जाए तो आप क्या करोगे? सपोज करो आप स्केटिंग सीख रहे हो। अब नॉर्मल स्केटिंग आपने सीख लिया एक्टिव होकर, आपके पास सांकेतिक ज्ञान भी है, उसके बारे में आपने बोल चाल के पढ़ा भी हुआ है, और उसके बाद में आपको एक्टिव भी करा रखा है। अब आपको क्या करा, एक वीडियो दिखाई या फिर एक फोटो दिखाई और कहा अगर आपके सामने ऐसा रास्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप पहले सीधा करके तो ना लग जाओगे, आपने तो वो रास्ता सिर्फ फोटो में देखा है। आप पहले माइंड में सोचोगे कि मैं इस प्रॉब्लम से ऐसे निकल सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे आपने क्या बोला, कल्पना बनाई और उसके बाद में उसके बारे में सोचा। तो दैट इज कॉल्ड आइकॉनिक फेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार आप इसको दोबारा देख लेना। इनएक्टिव, एकदम एक्टिव होकर सीखना। सिंबॉलिक, भाषा वगैरह का प्रयोग करके या संकेतों के प्रयोग से सीखना। और आइकॉनिक, जब हम कोई चीज सीखने लग जाते हैं तो आने वाले फेज में हम उसके बारे में इमेजिन करके भी आगे की चीजें सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। अभी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत क्या है? तो यह एक स्मृति आधारित सिद्धांत है, मेमोरी बेस्ड है। हमारी मेमोरी होती है ना, कई टाइप्स की होती है, उससे रिलेटेड है ये। यह सूचना प्राप्त करने, संग्रहित करने और अवधि से संबंधित है। देखो हमने कोई चीज सीखी या हमने कोई चीज देखी, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली, अब वो मिलने के बाद सेव कहाँ पे हुई, है ना, ये कहलाता है हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। हमारे अंदर 2 टाइप की स्मृतियां मेमोरी होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। जब हम कोई चीज ऐसे सरसरी निगाह से देखते हैं तो वो अल्पकालिक स्मृति में जाता है, और जब हम किसी चीज को अच्छे से इस पर स्टडी करके ध्यान से देखते हैं तो वो दीर्घकालिक स्मृति के अंदर जाता है। शिशुओं में स्मृति क्षमता 5 से 6 महीने में विकसित हो जाती है। अब जो छोटा बच्चा होता है, जब वो 5-6 महीने का होता है, तो वो अपनी ना घटनाओं, अपने आसपास की जो भी सिचुएशन है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनके हिसाब से क्या करने लग जाता है, स्मृतियां बनाने लग जाता है। अब बच्चा है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होगा ना, उसके सामने से खिलौना ले जाओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको ये है कि उसकी मम्मी पास में होनी चाहिए। मम्मी को भी कैसे पहचानता है? स्मेल से, ठीक है। बच्चा अपनी माँ को अपनी माँ की स्मेल से पहचानता है, वैसे नहीं पहचानता। और 5-6 महीने बाद वो पहचान लग जाता है फेस से भी, फेस से पहचानेगा, आसपास की घटनाओं से
बाकी चीजें देखेगा। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसकी साइकिल वगैरह चलाना है, कैसे चलाना है, वो चीज सीख रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रक्रिया मूलक स्मृति। यहाँ पे बच्चे ने सीखी, प्रक्रिया करी, यहाँ पे सिर्फ घटना देखी, ठीक है, तो घटना जन्य स्मृति। अब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा समझने लगता है कि स्मृतियां कैसे काम करते। बचपन में तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हमारा काम क्या करना है इतना याद करके, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हमें पता लगता है कि हमारे लिए मेमोरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कोई चीज़ को इतने ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए। तो जब हम समझ जाते हैं कि हमें स्मृतियाँ कैसे काम करती हैं तो हम इसको कहते हैं मेटा मेमोरी। मेटा मेमोरी। भाषा विकास के कारण हम इसको, हमारे पास भाषा है जब भी तो हम उस चीज़ को सेव कर पा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। बचपन में हमने भाषा सीख ली होती है क्या? नहीं। तो हम कैसे सेव करेंगे? आप खुद लॉजिक लगाओ। बच्चे को जब बोलना नहीं आता तो वो कैसे सेव करेगा? जब बच्चे को बोलना आएगा जब भी तो वो सेव करेगा कि उसके साथ ये चीज हुआ था या फिर ये चीज ऐसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नैतिक विकास कोलबर्ग का सिद्धांत। पहले हमने पियाजे पढ़ा, फिर बताओ ली वाइगोस्की पढ़ा, ब्रूनर पढ़ा और अब कोलबर्ग। तो जो ये कोलबर्ग है इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। ये पियाजे से बहुत प्रभावित थे भाई, है ना। इनका जीवन काल 1927 से 1987 तक रहा है। एक सेकेंड, नैतिक विकास पर कोलबर्ग का दृष्टिकोण कैसे रहा है, इन्होंने मतलब क्या बताया है। तो इन्होंने ना नैतिक विकास की अवधारणाएं दी हैं। अब अवधारणाएं का पहले आप तरीका समझो। चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है। चरण कितने? 3, और हर एक चरण में 2-2 स्तर है, यानी स्तर कितने हो गए? 6। तो इन्होंने लेवल्स टाइप के बांटे हुए हैं। इसके ऊपर ना मैं आपको हेंस डिलेमा भी बताती हूँ, बड़ी फेमस है, इनकी एक स्टोरी थी। तो ये कहते हैं कि सबसे पहला जो चरण होता है इसमें बच्चा प्राक रूढ़िगत नैतिकता इसके अंदर होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। बच्चे को काम करना है ना तो वो या तो आज्ञा से करेगा या फिर दंड अवस्था से करेगा, यानी कि या तो अपने पेरेंट्स की बात मानता होगा या तो उनसे डर लगता होगा कि पिट ना जाऊं इसलिए काम करता है। और इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है व्यक्तिवाद एवं अदला बदली, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज। अगर आप मेरे से ये काम करवाना चाहते हैं तो बदले में मेरा क्या फायदा होगा, मुझे तो पैसे चाहिए, ये चीज खा के आनी है। तो ये वाला बच्चा होता है ये स्तर 2 पे। अब ये चीज कैसे पता लगेगी, अभी आपको स्टोरी सुनाने वाली मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। पहले फटाफट स्टेज देख लेते हैं। पहला प्री कन्वेंशनल, आज्ञा और दंड। दूसरा अदला बदली। नेक्स्ट है चरण 2 किशोरावस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। इसके अंदर दो स्तर होते हैं। पहला क्या होता है? अच्छा पारंपरिक संबंध। बच्चा ना समाज के अंदर काम करता है, देखता है, सबकी हेल्प करता है और सीखता है, वो संबंध बनाना चाहता है ना, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से बातचीत करना चाहता है, अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है, अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है, फैमिली में थोड़ा सा उठना चाहता है। तो बच्चा अच्छे पारस्परिक संबंध बनाता है और फिर नेक्स्ट स्तर 4 में क्या होता है? सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखता है। अब बच्चे को पता लग जाता है कि समाज में किस चीज को अच्छा माना जा रहा है और किस चीज को बुरा माना जा रहा है, तो बच्चा अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। वो होता है हमारा स्तर 4। अब लास्ट है हमारा चरण 3 उत्तरारूढ़िगत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अगर आपको हिंदी नाम याद ना हो तो इंग्लिश कर सकते हो, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, बड़ी इजी नाम है। स्तर 5 सामाजिक अंतर एवं व्यक्तिगत आधार। अब बच्चा ना ये समझने लग जाता है कि समाज क्या चाहता है और मेरी पर्सनल नीड क्या है। अगर वो पर्सनल नीड को आगे रखता है और समाज की नीड को आगे रखता है तो उनमें से ना उसका थिंकिंग काम कर रहा है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो बाइक से लेकर जा रहा है और सामने रेड लाइट है, समाज क्या कहता है? रेड लाइट पर रुकना चाहिए, सामाजिक नियम है ये। लेकिन व्यक्तिगत क्या कह रहा है? भाई अभी तो तू चल, अगर यहाँ रुक गया तो ये एक्सीडेंट वाला जो इंसान है ना ये मर जाएगा। तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा? व्यक्तिगत अधिकार देखना पड़ेगा। इमरजेंसी है तो जा सकते हैं ना, तो वो व्यक्तिगत हो गया। और लास्ट है सार्वभौमिक सिद्धांत। बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। ये लोग अपने आप का त्याग तक दे देते हैं समाज के अंदर अच्छी अच्छी नियमावली रखने के लिए, अच्छे अच्छे कानून रखने के लिए, नियम रखने के लिए, समाज के अंदर सकारात्मक व्यवहार लाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ये सब लोग क्या करते हैं? ये अपना भी त्याग दे देते हैं। तो अब मैं आपको सुनाने वाली स्टोरी का नाम है हेंस डिलेमा।
इसके अंदर एक इंसान होता है हैंस नाम का, उसकी वाइफ ना बड़ी बीमार होती है। अब वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है या तो आप ये वाली दवाई लेकर आओ जो सिर्फ एक केमिस्ट की शॉप पे मिलती है, या फिर आपकी बीवी मर जाएगी। तो वो जाता है उस केमिस्ट की शॉप पे और कहता है मुझे ये वाली दवाई चाहिए। तो वो उस दवाई का 100 गुना रेट बता देता है। अब ना डायलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा। अब वो दवाइयों के लिए पैसे उसके पास टोटल नहीं होते हैं, वो सब घर भेज देता है, सब कुछ कर देता है, जितना जमा कर सकता है उतना करता है, लेकिन फिर भी वो पैसे कंप्लीट नहीं कर पाता। अब वो जो मतलब डाउट में है ना, ये कोलबर्ग ने क्वेश्चन पूछे थे कुछ बच्चों से, लड़कों से, ठीक है। तो उसके अंदर सबने अलग अलग थिंकिंग दी थी, तो मैं ऑप्शन देती हूँ और आप भी मुझे बताना कि आप क्या समझती हो। उन्होंने कहा था कि आप उसकी जगह पे होते तो उस वाइफ को बचाने के लिए क्या आप दवाई चुरा लेते, या फिर दवाई चुरा के उसकी जगह पैसे रख देते, या फिर आप बाद में सरेंडर कर लेते, या फिर आपका मानना ये होता कि कोई बात नहीं, ये कौन सा मेरे साथ अच्छा कर रहा था। तो आपकी अपने अपने थिंकिंग होगी और आई होप कोई भी एक जैसा तो आंसर देगा नहीं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो ऐसे ही वहां पे बच्चों ने क्या करे, अपने अपने आंसर्स दिए और कोलबर्ग ने ये पता लगाया कि कौन कितना नैतिक है। अब ये स्टेजों से पता लग रहा है ना, कुछ कह रहे हैं कि मैं सरेंडर कर दूंगा, यानी कि वो सामाजिक नियमावली को मानते हैं। कुछ कहते हैं तो उन्होंने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया था, है ना। तो ये स्टेजेस पे उनको बांटा गया। तो ये था। अब हम आगे देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो भाषा विकास का सिद्धांत क्या कहता है, जीवन के आरंभिक दिनों में, स्टार्टिंग के टाइम पे 5 साल तक बहुत अच्छे से हम भाषा को सीख सकते हैं, बहुत तेज स्पीड होती है उस टाइम सीखने की। भारत में भाषा और बोलियों की भी सामंजस्य बैठाना एक चुनौती है। आपको भी पता है 22 भाषाएं और बोलियां तो पता नहीं कितनी है, तो सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत, कह सकते हैं, हैवी काम है। अब यूनेस्को ने ना 190 ऐसी बोलियां या भाषाएं बताई हैं जो भारत में विलुप्त होने की कगार में है। ऐसी बोलियां, इनको ज्यादा वैल्यू भी नहीं मिल रही है। लेकिन अब भाषा विकास से हमें क्या फायदा है, तो एनईपी 2020 लेकर आया है मातृभाषा के लिए। बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया गया है कि 5वीं तक तो मातृभाषा में सिखाना ही है और जरूरत पड़ने पर आप 8वीं तक भी सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा भाषा विकास का सिद्धांत था। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि भाषा विकास में ना बीएफ स्किनर का क्या योगदान रहा है, वो क्या मानते हैं बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। हम बात किसकी करेंगे अब, सीखने की, बच्चा सीखता कैसे। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी थे, इनका जीवन काल ये था। इनका मानना था कि बच्चा क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत से सीखता है। क्रिया प्रस्तुत का मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग, नकल करके। अब बच्चे को जैसा करवाओगे ना वो वैसी नकल कर करके सीख जाएगा, उनका ये मानना था। स्किनर के भाषाई विकास में शामिल 4 चीजें थी, वो ये मानती है 4 चीजों की वजह से बच्चा सीखता है। पहला, अभिप्रेरित क्रिया, मोटिवेशनल, या फिर कह सकते हैं मोटिवेटिंग ऑपरेशंस, कि हमने बच्चे को कितना कोई चीज सीखने के लिए मोटिवेट किया। नेक्स्ट, भेद करने वाली उत्तेजना, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है उद्दीपक, किसी चीज के लिए उकसाना, ठीक है। तो उत्तेजना, बच्चे को ना से किस चीज को सीखना है किस चीज को नहीं सीखना है, दोनों चीजें उसके माइंड में होती हैं। तो जो चीज हम उसको सिखाना चाहते हैं ना, उसके लिए हम बच्चे को कोई ना कोई, कह सकते हैं, एक ऐसी चीज की तरफ आकर्षित करते हैं कि बच्चा वो चीज सीखना चाहे। कहानी हो गई, कविताएं होंगी, बच्चा भाषा सीखेगा नहीं। कितनी अच्छी लय होती है, आपने भी बचपन में बोला होगा मछली जल की रानी है ना, बोलते वक्त कितने मजा आता था। तो वो ऐसी चीजें होती है जो उसको खींचने लग जाती है कि हाँ हमें भी सीखना, हमें भी बोलना है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, हमने बोला या लिखा तो बच्चे से भी बुलवा रहे हैं या लिखवा रहे हैं, तभी तो वो नकल करेगा। फिर रीइंफोर्सिंग स्टिमुली, फिर हम बच्चे को बोलते हैं बेटा बोलो, ऐसे करो वैसे करो, तो हम क्या करवा रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग करवा रहे हैं। हम बच्चे के अंदर वो एक तरीके से उसको रोबोट बना रहे हैं, ये उसके अंदर फिट करा, अब आप हमें वही चीज दो, डाटा कलेक्ट कर दिया, अब आप हमें वही चीज दो। तो ये चीज अब इतनी नहीं मानी जाती, पहले मानी जाती थी। स्कूलों में सिखाने का पहले यही तरीका था, लेकिन अब तो चेंज हो गया है काफी। अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम करते हैं। नॉम चॉम्स्की का क्या योगदान रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी इनका नेम लिया था। इनका क्या योगदान रहा है, तो 5 वर्ष तक अधिक अर्जन
कहते हैं कि 5 साल तक बच्चा सबसे ज्यादा लैंग्वेज सीखता है। अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इन्होंने स्किनर के सिद्धांत का विरोध किया। जो अभी ऊपर थे ना, जो कहते हैं कि बच्चे को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू सिखा सकते हैं, नकल करवा के सिखा सकते हैं, इसके ये पक्के विरोधी थे। ये कहते थे भाषा वो सिखाने वाली चीज है, भाषा तो अपने आप सीख जाते हैं बचपन से। एक बहुत ही इजी तरीका होता है, माना जाता है कि हमारे अंदर एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। वो अपने आप शब्द सेव करता रहता है और वो नए नए शब्द में बोलने आ जाते हैं। और उनका ये भी मानना है कि सार्वभौमिक व्याकरण नाम की एक चीज होती है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर होती है, यानी कि सारी की सारी जितनी भी आज तक की लैंग्वेजेस हैं उनकी ग्रामर में कुछ ना कुछ कॉमन तो होता है। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ तो कॉमन मैच करेगा ही। तो ये हमारे एक माइंड की कह सकते हैं स्थिति है कि हम किसी चीज को इजी मानते हैं या बेकार मानते हैं। अब इन्हीं ने ही आगे बताया कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भाषा और संचार, मतलब इन्होंने बोला कि बच्चा सीखता कैसे है। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चा सीखता कैसे है, तो जब बच्चा पैदा होता है ना, शिशु काल होता है उसका, तब बच्चा हाव भाव से सीखता है और आवाजों से सीखता है ना। बच्चे को छोटे होते हैं ना बच्चे, ले 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 करते रहते, तो बच्चा उससे सीख जाता है। थोड़ा हम उसको हाव भाव सिखाते हैं, उससे सीख जाता है। फिर आरंभिक कुछ महीनों में क्या दिखाई देता है कि बच्चे के गले से स्वर जैसे आवाज, जैसे आ, है ना, बच्चा बोलता रहता है, तो ये स्वर निकालता है, आ ई, ये सारे बच्चे वर्ड बोलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 6 तथा 9 महीनों के बीच अब बच्चा क्या सीख जाएगा, व्यंजन वाली आवाजें भी सीखने लग जाएगा। दोनों शब्द को मिला के ना, पा पा ना, मामा। छोटे बच्चों को देखा होगा ना, पापा, दादा, चचा, ऐसे सेम सेम वाले वर्ड बोलते हैं, तो ये सब बोले सीख जाते हैं। आप बताना, आपने सबसे पहले क्या बोला था। लगभग 10 महीनों की आयु में बच्चा समझने लग जाता है बात को, और समझता ज्यादा है, फिर वो बोलता कम है। बच्चे के अंदर एनालाइजिंग पावर आ गई है भाई। पहले सुनेगा ढंग से, उसके बाद इतना बोलेगा कि सामने वाले का ना क्वेश्चन पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देगा। तो इस टाइम पे बच्चा सुन रहा होता है बहुत ध्यान से। 12-13 महीने की आयु में क्या होता है, आंशिक शब्द बोलने लग जाता है। उसकी जरूरत के अनुसार बच्चे को पानी चाहिए तो पानी को बोलेगा पप्पा, है ना, पप्पा पप्पा ऐसे करके बोलने लग जाएगा। तो छोटे छोटे वर्ड्स वो बोलने लग जाता है। और 200 से अधिक शब्द उसकी, मतलब कह सकते हैं मेमोरी के अंदर सेव हो चुके होते हैं। 200 से ज्यादा वर्ड तो उसको आते ही है। फिर वो शब्द व्याकरण, मतलब कह सकते हैं शब्द बनाने लग जाएगा। और 15 से 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक जब बच्चा होता है, फिर वो टेलीग्राफी भाषा बोलने लग जाता है। टेलीग्राफी भाषा क्या होती है, छोटे छोटे वाक्य मिला के शब्द बनाना, जैसे कि पापा जा, है ना, डॉगी शू। तो छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, 1-1.5 साल तक के बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं, ज्यादा बड़े नहीं बोलेंगे, वो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लग जाएंगे। और जब विद्यालय से जाने की स्थिति से पूर्व, यानी कि बच्चे जब स्कूल नहीं गए हैं उससे पहले वो इतनी सारी भाषा सीख चुके होते हैं। फिर स्कूल में जाके तो उनको तराश आ जाता है, उनकी जितना भी उन्होंने सीखा है उसको और अच्छे से पॉलिश किया जाता है। इस क्रम में बच्चा क्या होता है, जब वो 6 साल तक का होता है तो सेंटेंस भी बोलने लग जाता है, वो पूरे पूरे व्याकरण का इस्तेमाल जानने लग जाता है। और इतने क्वेश्चन पूछता है, हद ही नहीं है जिसकी। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत। इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है। एक बारी वीडियो को आपने हो सका एक बार देख लियो, उसके बाद नोट्स को जरूर पढ़ना है, ठीक है। एरिक एरिक्सन की विकास की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। एरिक एरिक्सन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक की अवस्थाएं दी हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के आधार पर बनाया था इन्होंने। एक वो साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, उनके आधार पर बनाया था 1950 में। और इन्होंने ना एक किताब लिखी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उस किताब के अंदर उन्होंने पहचान के संकट, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात करी गई है कि बच्चा बचपन से ना कैसे सीखता है, उसके माइंड में कैसी सिचुएशन आती है। बहुत ज्यादा रिलेट करोगे आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने ना 8 स्टेजों में बांटा है, और 8 स्टेजों में बांट के इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है
सबसे पहले वो कहते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा 2 साल तक का होता है ना, 0 से 2 साल तक का, 0 मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तब से 2 साल तक की एज में या तो ट्रस्ट करना सीखेगा या मिसट्रस्ट करना सीखेगा। बचपन से चीजें बच्चे के अंदर आती हैं। जैसे कि जब बच्चे को केयर, वार्म, लव, अफेक्शन मिलता है ना, बच्चे को लाड प्यार मिलता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे को बहुत प्यार से रखा जा रहा है, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की भावना बनती है। लेकिन वहीं बच्चे को छिड़का जाता है, दूर दूर फेंका जाता है ना, इतना ज्यादा लगाव नहीं रखा जाता, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना बचपन से पैदा हो रही होती है। ये कोई बड़े होकर अचानक से भावनाएं नहीं आती है। ठीक है, तो इसके अंदर होप, ट्रस्ट, ये सब चीजें हो रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेज जब 2 से 3 साल तक का बच्चा होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम शर्त व संदेह। अब इस एज के बच्चों के अंदर ना रोक टोक अगर ज्यादा लगाओगे तो बच्चा स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, और फिर बड़ा होएगा ना तो आप उसको बोलोगे ना कि लीजिए नानी का फोन आ रहा है, लिए बुआ का फोन आ रहा है, बेटा बात कर ले, तो शर्मा शर्मा के भागेगा वो। तो ये अचानक से थोड़ा कि बच्चा है वही शर्मीला हो जाता है। जब बच्चा 2-3 साल का होता है ना, उस टाइम पे जब वो दीवार पे कुछ लिख रहा होता है आप डांट के बिठा देते हो, कहीं जा रहा होता है फिर आप डांट के बिठा देते हो, कुछ कर रहा होता है फिर डांट के चुप करवा देते हो। तो उस एज में क्या होता है, बच्चा ना ऑटोनॉमी से दूर चला जाता है। अब वो हमेशा से चुप रहा है ना, इतना शांत रहा है, अब अचानक से उसको बोलोगे कि बेटा डांस करके दिखा, तो वो डांस कैसे करेगा, वो तो शर्माएगा ही ना। तो या तो बच्चे को सब कुछ करने दो, बस ये ध्यान रखो कि बच्चा सेफ रहे, उसको लगे ना चोट वगैरह। बच्चा कैसा रहेगा, ऑटोनॉमी में रहेगा, एकदम स्वतंत्र रहेगा। बच्चे को बहुत रोका टोकी करोगे ना तो फिर बच्चा ऐसा होएगा, हर चीज में या तो डाउट करने वाला बनेगा, कंफ्यूजिंग बच्चा होएगा बड़ा होके, या फिर बहुत ज्यादा उसको शर्म आएगी कोई भी काम करने में। तो इसमें बच्चे की इच्छा शक्ति, विल पावर बनती है कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। जिसको बचपन से नहीं टोका रोका होता है ना, वो हर काम के लिए किया हो ना किया हो, मैम आई विल ट्राई, मम्मी आई विल ट्राई, पापा आई विल ट्राई, मैं कर सकता हूँ, एक बार करके तो देखूं तभी तो पता लगेगा। और एक टाइम बच्चा होता है मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, बने कैसे, यहीं से तो बन रहे हैं वो। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो यानी कि पहल बनाम हीनता या फिर अपराध भावना। इस एज के अंदर 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, प्ले एज का टाइम होता है, खेल रहे होते हैं बच्चे। अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलते हैं अपने काम को दिखाने के, तो बच्चा इनिशिएटिव बनेगा। अब कोई अगर आप में से टीचर है या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो तो आपने एक चीज देखा होगा कि आप कोई काम बोल रहे हो तो कुछ बच्चे तो बड़े इनिशिएटिव होंगे, मैम मैं, उनका हाथ पहले उठता है। आपकी क्लास में भी मॉनिटर कौन बनेगा, मैम मैं, ये काम कौन करेगा, मैम मैं। तो वो मैं बोलने वाले जो बच्चे होते हैं ना, हर काम में सबसे फर्स्ट आने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही ना हर काम में अपना एक कदम बढ़ा रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर मौका ही नहीं मिलता। कैसे रहते हैं वो, हीन भावना में रह जाते हैं। अब अचानक से वो काम उन्हें कभी करना पड़े तो वो कर नहीं पाते हैं, उनको भी लगता है ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये क्या हो गया, हीन भावना हो गई है, वो इस काम को करने से शर्माते हैं, उनको झिझक लगती है, उनको बेचैनी सी होती है। अब एक बच्चा है बचपन में ही समाज में रहना सीख गया, सबके साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है, अड़ोस पड़ोस में जितने भी होते हैं रिश्तेदार उनके साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। तो वो अगर कभी बड़ा होने के बाद स्कूल जाएगा, किसी ग्रुप में बैठेगा ना, तो शांति नहीं रहेगा बिल्कुल, उसको अकेलापन नहीं लगेगा, वो सबसे बातचीत करेगा। जबकि एक बच्चा सिर्फ अपनी फैमिली में रहा है, टीवी देख के बड़ा हुआ है, तो क्या होएगा, जब वो समाज में बैठेगा ना तो उसको इतनी बेचैनी होगी कि मैं कब यहाँ से जाऊं। तो ये कहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब इसके अंदर ना पार्टिसिपेशन, गेम्स के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर, होमवर्क अच्छा करना। जब बच्चा स्कूल एज में जाता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, बच्चा चैलेंजेस को लेना सीखता है। अब छोटी एज में ही ना बच्चे को छोटे छोटे काम दो और इतने इंटरेस्टिंग दो ना कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं करूँ। गेम के अंदर बच्चे को खिलवाओ, उसको उसका पार्टिसिपेट बनाओ, बच्चा गेम में पार्टिसिपेट करेगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो परिश्रम ही रहेगा। लेकिन वो जब कोई भी काम नहीं करेगा तो वो हीनता हो जाएगा, उसको हर काम में आलस आएगी, फिर वो काम वो नहीं करना चाहेगा। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भ्रांति। 12 से 18 साल के बच्चे, टीनेजर्स की बारी आ गई अब तो भाई। इस एज के बच्चे को क्या चाहिए,
अपनी पहचान चाहिए, मैं हूँ कौन। सिर्फ अपने पापा के नाम से मैं पहचाना जा रहा हूँ, मैं हूँ कौन। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कुछ तो बनूं। इनफैक्ट मैं अपना बिजनेस करूँ तो मैं कुछ तो बनूं। तो यहाँ पे बच्चा क्या चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, या फिर वो इतनी कंफ्यूजन में होता है कि पता नहीं मुझे बनना क्या है आगे। दो टाइप के लोग मिले होंगे, एक का कंफ्यूजन नहीं होता होगा, हमें ये इस फील्ड में जाना है और इसका रास्ता ये है, ऐसे ऐसे करके मैं जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ 12th पास हो गई, 12th पास करे हुए 2 साल हो गए, पता ही नहीं है आगे क्या करना है, तो रोल कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं हम। 5 पॉइंट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की मैं बता देती हूँ लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा पॉइंट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब 18 साल से 40 तक की एज के अंदर करियर और लव दोनों को देखा जाता है कि जिसको करियर और लव अच्छे से मिल जाता है ना, अपना करियर भी सेट हो गया और लव भी, अपनी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, यानी कि मैरिज वैरिज भी हो गई है, अच्छी चल रही है, तो वो लोग एक अच्छी उसकी तरफ जाते हैं, इंटीमेसी की तरफ जाते हैं, उनकी थिंकिंग उस तरफ पॉजिटिव होती है। दूसरी तरफ जिसका करियर फेल हो गया, जिसकी शादी अच्छी जगह नहीं हुई, या फिर रिलेशन था टूट गया, कहीं और शादी हो गई, XYZ जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हुआ, बंदा आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, एकदम अकेले रहने लगता है, समाज से अलग, रातों में जगता है ना, गाने गाता है, इस टाइप का इंसान हो जाता है। इसके बाद की इसको कहते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 40 से 65 साल की उम्र होती है, अब अपना करियर और फैमिली देखनी होती है। अब तक तो बच्चे हो चुके होते हैं, आधे तो बड़े भी हो चुके होते हैं, तो अब करियर देखनी है और अपनी फैमिली देखनी है। जिनका करियर अभी तक ठीक चल रहा है, लॉस वॉस नहीं हुआ, इतना सेटअप सही चल रहा है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फैमिली बढ़िया चल रही है, तो वो तो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। जिनका करियर बर्बाद, फैमिली में तलाक हो गया, कोई दिक्कत हो गई, वो स्टैग्नेशन में चले आते हैं। फिर से दिक्कत, फिर से प्रॉब्लम, अकेला रहना, चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना, हेल्थ में बीमारियां आ जाना, स्टैग्नेशन। एंड देन लास्ट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 65 प्लस के बाद में इंसान अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, मैं क्या करना चाहता था, क्या मैंने वो किया या वो मैंने नहीं किया। जो अपनी इच्छाओं पे पूरी तरीके से सफल हो चुका होता है, उसके अंदर एक ईगो होता है कि ये करा मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और दूसरी तरफ जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उदास होकर बैठ रहते हैं, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता, वो पछताते रह जाते हैं। तो ये उन्होंने 8 स्टेज बताई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी समाज में कैसे सीखा जाता है। अधिगम मतलब सीखना, तो समाज में कैसे सीखा जाता है। तो एक और साइकोलॉजिस्ट हैं अल्बर्ट बैंड्यूरा, इनके सबके नाम लिख के एक वर्ड में फटाफट से रिकैप कर लेना इनको। तो अल्बर्ट बैंड्यूरा कहाँ के हैं, ये कनाडा अमेरिकी है। इनका जन्म 1925 में हुआ था। इन्होंने व्यवहार सीखने के 4 तरीके बताए। पहले तो ध्यान दो, कोई भी चीज कंसंट्रेशन से करो। दूसरा, ध्यान को धारण करो, यानी जो भी आपने काम सीखा है ना, उसको खुद भी तो करके देखो। ऐसे कैसे तुमने सीख लिया, मैंने बताया आपने सीख लिया, ऐसा ना होता। मैंने बताया आपने उसको एक बार सोचा, दोबारा से मैंने क्या क्या सीखा, कम से कम रिकैप तो करो, तब होता है वो सीखना। इसके बाद होता है पुनरुत्पादन, यानी कि कौशल या हुनर का होना। अब अगर आपके अंदर पहले से स्किल है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर स्किल नहीं है और आप फिर भी उस काम को सीखना चाहते हो, देन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपका मोटिवेशनल लेवल हाई होना चाहिए और आप वो काम सीख सकते हो। एंड देन लास्ट, प्रोत्साहन करना, प्रबल प्रेक्षण भी कहते हैं, जिसकी कोई काम मैं सिखाना चाहती हूँ तो मैं हमेशा ना उसके पॉजिटिव वे आपको बताऊंगी। या फिर हम कह सकते हैं हम कोई भी काम क्यों करें, कहते हैं सुबह योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, भाई क्यों करें, क्यों फालतू में नींद खराब करें। आपको जब तक उसके पॉजिटिव वेज नहीं बताएंगे ना, आपको उसके फायदे नहीं बताएंगे, आप कोई काम नहीं करोगे। वो तो इसी को कहते हैं प्रोत्साहन करना। बच्चों को हम कहते हैं बेटा अभी पढ़ लो, बड़े हो जाओगे ना फिर कार में घूमना, ऐसे जाना वैसे जाना। तो हम बच्चे को उसके प्रॉफिट बता रहे हैं। आप एक समझदार व्यक्ति बनोगे, आपकी समाज में रिस्पेक्ट होगी, आपका फैसला कोई गलत नहीं होगा, हमने बताया। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो कुछ पढ़ता नहीं है, तो कैसे रहेगा, वो छोटे मोटे काम करेगा, कार में तो छोड़ो, बाइक आ जाए वही बहुत बड़ी बात है फिर तो। और उसके बाद उसके फैसले गलत जाएंगे, समाज में इज्जत नहीं है, कोई बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या लाइफ रह जाती है। तो पढ़े लिखा होना चाहिए। तो हमने बच्चों को फायदा बताया। ऐसे ही हम कुछ भी चीज करते हैं उसके लिए हमें उसको फायदा पता होना चाहिए, तो हम वो चीज जल्दी सीखते हैं।
ठीक है, आप कोई स्किल सीखने जा रहे हो, आप उस स्किल को जब सीखने जा रहे होगे जब आपको उसके प्रॉफिट पता होंगे। नेक्स्ट है संबंधन का सिद्धांत। ये क्या होता है? तो ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन बॉल्बी। क्या नाम है? जॉन बॉल्बी। 1940 में उन्होंने सिद्धांत दिया था, और उनकी जो एक वो थी ना स्टूडेंट मैरी आइंसवर्थन, इन्होंने उस पर परीक्षण किया था, यानी कि बाद में इस पर रिसर्च करी थी। तो था क्या, फटाफट से देख लेते हैं हम। इनके अनुसार बच्चों पर अत्यधिक रोक टोक की जाए तो उनका व्यस्क होकर वे अक्षमता का अनुभव करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बचपन में बच्चे पे बहुत रोक टोक लगा दी जाएगी ना, तो बड़ा होके ना बच्चा ये सोचेगा अपने आप को कि मैं इससे कम हूँ। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि सारे इक्वल हो, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन वहीं पे जब बच्चे पे रोक टोक की जाए ना बचपन से, तो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, या बच्चा अपने आप को कमतर आंकने लग जाता है। एंड द लास्ट, संबंध व्यवहार प्रणाली निम्न रूपों में कार्य करता है। स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकटता या आत्मीयता की खोज, सुरक्षात्मक आधार, अलगाव, ये उन्होंने कुछ प्रणालियां बताई हैं। ये है लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, सांद्रा बेम ने दिया था। जेंडर स्कीमा सिद्धांत, स्कीमा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी चीज देखते हो, उसको माइंड में एक फिक्स सेट कर लेते हो कि ये चीज ये होती है, आपने उसके बारे में सोचा, उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। आपको कैसे पता टेबल ऐसे ही दिखता है? आप किसी नोटबुक को टेबल क्यों नहीं कह देते हो? टेबल को ही टेबल क्यों कहते हो? क्योंकि उसका स्कीमा आपके माइंड में फिट है ना। मैंने आपसे कैट कहा तो कैट ही तो आएगी, डॉग थोड़ी ना आ जाएगा माइंड में। तो वो कैट का स्कीमा फिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, लड़के लड़कियां जब बचपन में छोटे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता लड़के का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं, उनको समाज में देख देख कर एक दूसरे से सीखते हैं कि एक लड़का क्या काम करता है, एक लड़की क्या काम करती है, और अपने आप को भी उनकी तरह ढालने लग जाते हैं। ये होता है जेंडर स्कीमा सिद्धांत। लड़की को देखा ये काम कर रही है तो मैं भी ये काम करने लग जाऊं, ये एक स्कीमा सेट हो गया, है ना। समाज में कैसे रहते लड़के, ऐसे रहते हैं, हाँ मैं तो ऐसे रहूंगा, ऐसे रहती लड़कियां, मैं ऐसे रहूंगी। तो ये क्या है? स्कीमा ही तो है। क्यों नहीं हम अपोजिट काम करने लग जाते हैं? क्यों? ये माइंड में स्कीमा सेट है। और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत। पारिस्थितिकी होता क्या है? इंसानों का पर्यावरण से संबंध, उनके संबंध के बारे में ही उरी ई ब्रोनफ्रेनर ने एक सिद्धांत दिया है कि कैसे एक पारिस्थितिकी प्रणाली के अंदर हम लोग रह सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं, लास्ट पेज है ये। इन्होंने कुछ स्तर बांटे हैं, 5 स्तर बांटे हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी, जिसको व्यक्तिगत भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि समाज में ना सबसे पहले हम कैसे पर्यावरण में रहते हैं, व्यक्तिगत पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, हमारे आसपास का जो भी माहौल है, हमारा परिवार एक पर्यावरण है, हमारा स्कूल एक पर्यावरण है, ठीक है। तो एक एनवायरमेंट वो हमारा पर्यावरण के अंदर आता है। तो हम लोग ना अपने पेड़ पौधों से बनाने के लिए जो संबंध होते हैं, पहली बात हम उनको खुद चुन सकते हैं। अब हमें पता है कि हमें प्लांट्स वगैरह जितने पेड़ पौधे हैं उनको काटना नहीं चाहिए फालतू में, काटे हैं तो लगाने भी चाहिए, नहीं लगा रहे तो आपकी गलती है ना वो। तो यानी कुछ चीजें तो आप लोग खुद क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्तर 2, माइक्रो प्रणालियां। इसके अंदर सबसे नजदीकी परत यानी कि हमारे परिवार, जन, शिक्षक, इन सबका एनवायरमेंट आता है। स्तर 3, मैसो प्रणालियां, समूह प्रणालियां। इसके अंदर संबंधों को समझना, जैसे कि मम्मी पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, है ना, मम्मी का बेटे से क्या रिलेशन होता है, इस सब रिलेशन को समझना। स्तर 4 के अंदर ब्राह्म प्रणालियां यानी कि एक्सो प्रणालियां। इसका ना जीवन के संबंध से हमारे पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। मम्मी पापा है, ठीक है, उनका एक अपना रिलेशन है, पापा का मेरे से रिलेशन है, मम्मी का मेरे से रिलेशन है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो अब वो काम क्या करे, वो पैसा अगर कमा के ला रहे हैं, रोजगार उनका अच्छा चल रहा है, तो मेरा अच्छे से पालन पोषण करेंगे। लेकिन अगर उनका रोजगार ठीक से नहीं चल रहा है तो वो मेरा पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? यानी कि उसका असर हमारे ऊपर आया। स्तर 5 है मैक्रो प्रणाली, दीर्घ प्रणाली।
सभी प्रणालियों का प्रभाव एक साथ, छोटी प्रणाली से बड़ी प्रणाली तक प्रभाव तो पड़ ही रहता है। सामाजिक प्रभाव डायरेक्ट पड़ेंगे, समाज में ऐसे हो रहा है ना, इसका प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है मैक्रो प्रणाली। इस यूनिट के अंदर इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और नोट्स आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।